नमस्कार, योग एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। 3 मई 2007 के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर पे ध्यान दें तो एक सुखद आश्चर्य की अनुभूति होती है। इसमें बताया गया है कि अमेरिकी चिकित्सा वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि योगाभ्यास के माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर के रोगियों में गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है। उसी खबर में आगे बताया गया है कि अमेरिका के 8 महिलाओं में से एक ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त है। वहां की महिलाओं के लिए यह एक अच्छी खबर तो है ही, साथ ही दुनिया भर के बुद्धिजीवियों, शोधकर्ता, वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों के लिए नए सिरे से चिंतन करने का विषय है। योगाभ्यास के माध्यम से होने वाले फायदों को अपनाने तथा औरों को भी अपनाने की सलाह देने का वक्त है। योग के अभ्यास से जहां हमारी जीवनी शक्ति का विकास होता है, वहीं सकारात्मक चिंतन एवं भावनात्मक संतुलन के माध्यम से एक समग्र व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाएं और योगाभ्यास का क्रम अपनाएं। शुरू करें योगाभ्यास और योगाभ्यास के प्रथम चरण में वार्म अप एक्सरसाइज। आइए आसनों से पूर्व अब हम आपको बताते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कैसे करें। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से हमारे शरीर में रक्त का संचार पूर्ण रूप से होता है, साथ ही प्राण ऊर्जा का संचार पूर्ण गति से होता है। आइए तैयार होते हैं सूक्ष्म व्यायाम के लिए। दोनों पैरों को सीधा करें, सामने की ओर। प्रारंभ करेंगे पादा उंगली नमन से। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें, कमर को सीधा रखें। हम पैरों की उंगलियों को आगे की ओर ले जाते हैं और पीछे की ओर लाते हैं। पूरे खिंचाव के साथ दोनों पैर की उंगलियों को आगे की ओर ले जाएं और पीछे की ओर लाएं। पूरा खिंचाव दें पैरों की उंगलियों को। ध्यान रहे आपकी कमर सीधी रहेगी। पैरों की उंगलियों को आगे ले जाने के साथ श्वास को छोड़ें, पीछे ले जाने के साथ श्वास को लें। क्रिया को करने के पश्चात विश्राम करें। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को पीछे की ओर ले जाएं। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप रखें। पादा उंगली नमन के बाद आइए प्रारंभ करते हैं अगली एक्सरसाइज, गुल्फ नमन, एंकल मूवमेंट। एंकल मूवमेंट दोनों पैरों के पंजों को मिला के आगे और पीछे की ओर गति देंगे। ध्यान रहे आपके घुटने सीधे रहेंगे, मुड़ेंगे नहीं। पंजों के आगे जाने के साथ श्वास बाहर, पीछे जाने के साथ श्वास भीतर। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। आप ध्यान देंगे क्रिया को करने के साथ ही आपके पैर के ऊपरी वाले भाग में और निचले वाले भाग में खिंचाव हो रहा है। 1 से 10 बार करने के पश्चात विश्राम करें। दोनों पैरों के बीच में गैप लें 1 से 1.5 फीट का। दोनों हाथों की हथेलियों को पीछे रखें और गर्दन को एक साइड कंधे की ओर झुका दें। पूर्ण स्थिति में आपकी आंखें बंद रहेंगी। आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए ये जॉइंट मूवमेंट बहुत ही लाभकारी है। लाभकारी इस पर्पस से कि सामान्य क्रम में जो जोड़ों की बीमारी प्रारंभ होती है, छोटे जोड़ों से प्रारंभ होती है। पैरों की उंगलियां, एंकल जॉइंट, इनकी गतिविधि को निरंतर करते रहने से ऐसी बीमारी से ग्रसित होने से बचा जा सकता है। आइए अब हम आपको बताते हैं नी जॉइंट की एक्सरसाइज। इसके लिए अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों की आपस में इस प्रकार से ग्रिप करके थाइस के नीचे सपोर्ट लें। श्वास प्रश्वास की गति के साथ इस क्रिया को करें। आप दोनों हाथों की सहायता से नी जॉइंट को मोड़ते हुए पैर को भीतर की ओर दबाव दें। इस क्रिया में आपकी श्वास बाहर की ओर रहेगी। पैर को सीधा करें, श्वास भीतर की ओर लें।
इस क्रिया के साथ निरंतर श्वास प्रश्वास की गति को बनाए रखें। ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी। एक से 10 बार इस क्रिया को दोहराने के पश्चात पैर को धीरे से नीचे रखें। आप चाहें तो विश्राम ले सकते हैं, अन्यथा दूसरे पैर से इसी क्रिया को इसी क्रम में प्रारंभ करें। दोनों हाथों की ग्रिप की सहायता से पैर को भीतर बाहर की ओर गति दें। ध्यान रहे पैर भीतर जाने के साथ श्वास बाहर, पैर सीधा होने के साथ श्वास भीतर। जो पैर आपका बिल्कुल सीधा है, ध्यान रखें वह घुटना आपका ज़मीन से लगा रहेगा, सीधा रहेगा। जॉइंट मूवमेंट से हम अपने जोड़ों में होने वाले दर्द को दूर कर सकते हैं। साइनोवियल फ्लूइड की कमी से जो हमारे जोड़ों में घर्षण होता है, जिसकी वजह से जोड़ों में स्वेलिंग, दर्द, तनाव होता है, इस क्रिया को करने से हम उसे दूर कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से हम जोड़ों में होने वाली बीमारी को दूर कर सकते हैं। अगला अभ्यास स्कंध चक्र, शोल्डर मूवमेंट। आइए प्रारंभ करें स्कंध चक्र। ध्यान रहे आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। 1 से 10 बार आगे से पीछे की ओर कंधों को गति देने के पश्चात इसको विपरीत क्रम में करेंगे, पीछे से आगे की ओर। ध्यान रहे अपने कंधों में पूरा घुमाव दें। यह क्रिया आपके कंधों की स्टिफनेस को दूर करती है। गर्दन वाले भाग में जो दबाव, तनाव बना रहता है, उसको दूर करने में सहायक होती है। ऊपर की मांसपेशियों को लचीला बनाती है ये क्रिया। स्कंध चक्र करने के पश्चात विश्राम दें शरीर को। दोनों हाथ पीछे, दोनों पैरों के बीच में गैप, गर्दन एक साइड झुकी हुई, आंखें बंद। श्वास प्रश्वास सामान्य। अपनी अंतरात्मा के साथ एकाकार होने के अनुभव को योग कहते हैं। यह एकता जड़ और चेतन के भाव को परम तत्व में मिला देने से प्राप्त होती है। शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक व्यक्तित्व के विकास में भी आसनों का विशेष महत्व है। ऐसे ही अधिक लाभ के लिए हम आपको बताते हैं भुजंगासन का अभ्यास, जिसकी प्रैक्टिस से स्त्रियों के प्रजनन संबंधी विकार जैसे लुकोरिया, कष्टप्रद मासिक धर्म, अनियमित मासिक धर्म आदि के कष्ट को दूर करने में सहायता मिलती है। साधारण तौर पर ये आसन अंडाशय और गर्भाशय में विशेष रूप से लाभ पहुंचाता है। अब आइए आसन की विधि के बारे में हम आपको जानकारी दें। इस आसन का अभ्यास 2 तरीके से किया जाता है, अर्ध भुजंगासन और पूर्ण भुजंगासन। जो प्रारंभिक अभ्यासी हैं उनके लिए दिया जाता है अर्ध भुजंगासन का अभ्यास। जो योग के अभ्यास में पहले से रत हैं उनके लिए दिया जाता है पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास। पहले हम आपको बताते हैं कि अर्ध भुजंगासन को कैसे किया जाता है। अर्ध भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आएंगे। आपके दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, बटक्स एड़ी के ऊपर, कमर गर्दन सीधी रहेगी। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। शशांक आसन की स्थिति से पेट के बल बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे।
श्वास को छोड़ते हुए आगे आएं। अर्धभुजंगासन की स्थिति में आपके दोनों पैर मिले रहेंगे, दोनों हाथ कमर से लगे रहेंगे, हथेली आकाश की ओर और आपका माथा ज़मीन से लगा रहेगा। धीरे से दोनों हाथ की हथेलियों को चेस्ट के अगल बगल लाएंगे। श्वास को लेते हुए अपर पोर्शन को ऊपर की ओर ले जाएंगे और हाथों की कोहनियों को सीधा करेंगे। ध्यान रहे आपके दोनों पैर आपस में मिले रहेंगे। विपरीत स्थिति में श्वास को छोड़ते हुए पुनः पूर्व स्थिति में आएंगे। प्रारंभ करते हैं। पूर्व स्थिति में आने के पश्चात मकर आसन की स्थिति में शरीर को विश्राम देंगे। धीरे से दोनों हाथ की हथेलियों को आगे लाते हुए कोहनियों के सहारे अपने चेहरे को हथेलियों के बीच रखेंगे। पीछे से दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर, एड़ी भीतर की ओर रहेगी। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप रहेगा। पूर्ण स्थिति में आंखें बंद, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। विश्राम की स्थिति में आप अपने शरीर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे। आसन के पश्चात शरीर में हुए परिवर्तन के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखेंगे। पूर्ण सजग रहेंगे अपने शरीर के प्रति। विश्राम की स्थिति में अपने शरीर को पूर्णतः शांत और स्थिर करें। अतिरिक्त तनाव बिल्कुल न बनाएं। क्षमता अनुसार आसन को करने के पश्चात 3 से 5 बार इसे दोहराएं। उसके पश्चात सहज क्रम से पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। सहज स्थिति में वापस आ जाएं। क्या आपको बार बार तेज सर दर्द का सामना करना पड़ता है? यदि बार बार ऐसा होता है तो सावधान हो जाइए, यह माइग्रेन हो सकता है। और यदि ये लंबे समय तक बना रहा तो ब्रेन ट्यूमर या मेनिंजाइटिस आदि रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। वस्तुतः माइग्रेन देखने में तो सामान्य है, लेकिन बहुत ही पीड़ादायक समस्या है और सुबह, दोपहर, शाम कब आपको परेशान करना शुरू कर दे यह कोई निश्चित नहीं होता। यह रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। इस रोग की एक और विशेषता यह है कि यह रोग वंशानुगत होती है। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को यह समस्या है तो यह आपको भी हो सकती है या परिवार के अन्य सदस्य को भी हो सकती है। विशेषतः यह किशोरावस्था के बाद से लेकर अधेड़ उम्र के लोगों तक परेशान करता है। यदि आपको सरदर्द है तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि यह माइग्रेन ही है? आइए हम आपको माइग्रेन के लक्षण, कारण एवं योग द्वारा इसके उपचार के विषय में विस्तार से बताते हैं। माइग्रेन का सबसे सामान्य लक्षण यह है कि इसके ग्रस्त रोगियों की तीव्र सरदर्द की समस्या होती है, वह भी सर के आधे हिस्से में होता है। इसके साथ साथ उल्टियां आना, आंखों के सामने रंग बिरंगे प्रकाश झिलमिलाना, उस प्रकाश की वजह से आंखें बंद हो जाना या सर चकराना, इसके अलावा होंठ सूखना, कमजोरी महसूस करना या सर के आधे हिस्से में
कोई सेंसेशन नहीं होना आदि ऐसे लक्षण हैं जिससे यह रोग पहचाना जा सकता है। हालांकि इस रोग से परेशान लोगों की इसका पूर्वाभ्यास पहले से ही हो जाता है और तीव्र सरदर्द शुरू होने से पहले भी कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस दौरान यदि शांतिपूर्वक शवासन में लेट जाया जाए तो दौरे को टाला जा सकता है। इस रोग की मुख्य वजह तनाव ही है। इसके अलावा आनुवांशिकी, चाय, कॉफ़ी, शराब या मसालेदार भोजन का सेवन और कुछ अज्ञात कारणों से भी यह समस्या प्रकट हो सकती है। आइए इसके बायोमैकेनिज्म के बारे में बात करें। वस्तुतः हमारे पूरे शरीर में रक्त नलिकाओं और तंत्रिकाओं का जाल सा फैला हुआ है। शरीर से लेकर सिर के विभिन्न हिस्सों में यह काफ़ी नज़दीक से होकर गुजरते और काफ़ी बारीकी से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जब हमारे मस्तिष्क को तनाव या अन्य स्टिमुलस की वजह से डिमांडिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, यानी कि अधिक कार्य करने के लिए अधिक रक्त की मांग करता है, ऐसी स्थिति में हमारी रक्त वाहिनियाँ तेज़ी से रक्त आपूर्ति के लिए फैल जाती हैं और तंत्रिका तंतुओं पर दबाव बनाती हैं। यह दबाव ही दर्द का कारण बनता है। हालांकि यह समस्या हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में असंतुलन की वजह से होती है, पर ऐसी स्थिति क्यों आती है इसका गहराई से अभी तक अध्ययन नहीं हो पाया है। इस रोग में यह भी देखा गया है कि व्यक्ति विशेष को समय विशेष या परिस्थिति विशेष में यह दर्द शुरू होता है, जैसे सुबह, दोपहर या रात की शुरुआत के साथ यह पीड़ा निश्चित रूप से हो जाती है। इसकी वजह ये समझी जानी चाहिए कि हमारी इस दर्द के भय से पहले से ही ऐसी मानसिकता हो जाती है कि यह दर्द अवश्यंभावी हो जाता है। यदि आप कार्य की अधिकता या परिस्थितिवश उस पीड़ा को याद नहीं करते तो उस दिन वह दर्द उपस्थित नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह दर्द कोई रेगुलर स्टिमुलस की वजह से नहीं हो सकती। इस रोग के विषय में योग का दृष्टिकोण यह है कि हमारे प्राणिक प्रवाह हमें यदि अवरोध कर रहे हैं तो यह पीड़ा फिर से प्रकट हो जाती है। प्राण का दूषित होना ही किसी रोग का कारण होता है। इसलिए योग का अभ्यास सर्वप्रथम उस दूषित प्राण को बाहर निकालकर तथा प्राणिक अवरोध को दूर करने का प्रयास करता है। योग का अभ्यास प्रारंभ करने से पहले इस रोग में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। किसी कुशल प्रशिक्षक के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योगाभ्यास करना उचित होता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है, जिस समय पीड़ा अनुभव हो रही है उस समय किसी तरह के अन्य अभ्यास की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप केवल शवासन या योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा का अभ्यास पूरे शरीर के प्राणिक प्रवाह को संतुलित करता है, इसलिए यह सबसे इफेक्टिव प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तत्काल लाभ मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको पीड़ा का कोई निश्चित समय तय है तो उस समय का ख्याल रखें। जैसे यदि प्रातःकाल आपको पीड़ा सताती हो तो आप सायंकाल में अन्य योगाभ्यास कर सकते हैं। मुख्य रूप से शोधन क्रियाएं ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे जल नीति और संभव हो तो सूत्र नीति का अभ्यास करें। कपालभाति के कुछ स्ट्रोक्स करने के बाद आप ऑब्जर्व करें। यदि आपकी पीड़ा बढ़ जाती है तो कतई आगे नहीं करें। यदि मस्तिष्क में हल्कापन लगता हो, धीरे धीरे राउंड बढ़ा सकते हैं। माइग्रेन के रोगियों के लिए वमन एक बहुत ही लाभदायक प्रक्रिया है। नमकीन गुनगुने जल से पेट भर क्षमता से अधिक पानी पीकर जीभ को दोनों उंगलियों से दबाएं, पानी बाहर आ जाएगा। यह वमन की प्रक्रिया पूरे शरीर से सूक्ष्म विषाक्त तत्वों को बाहर निकालकर रोगी को तुरंत आराम देता है। शोधन के बाद थोड़ी देर शवासन करना उपयोगी होता है। इसके अलावा अन्य योगाभ्यास में कुछ सरल योगासनों का चयन किया जाना चाहिए, जैसे शशांकासन, भुजंगासन, मकरासन
वक्रासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्रासन आदि। इन सभी आसनों के बाद थोड़ी देर शवासन का अभ्यास अवश्य करें। प्राणायाम के क्रम में शीतली, उज्जयी एवं नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। कुछ लोग ब्राह्मणी प्राणायाम को भी चर्चा का विषय बनाते हैं, लेकिन इसका अभ्यास अभ्यासी के लिए पीड़ा की बढ़ा देने वाली स्थिति भी पैदा कर सकता है। इसलिए इसे सावधानी पूर्वक कुछ देर करने के बाद ऑब्जर्व करें। यदि आपको कोई परेशानी नहीं है तो इसके कुछ चक्र करने के बाद मस्तिष्क पर इसके प्रभाव का अवलोकन करें तथा यहीं बैठे बैठे ध्यान का अभ्यास प्रारंभ कर दें। सोहम साधना सबसे उपयोगी और उत्तम योगिक प्रक्रिया है। कम से कम 10 मिनट तक हर आती जाती श्वास के साथ सोहम मंत्र का प्रारंभिक उच्चारण मानसिक अवलोकन करें। यह आपके तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार इन सभी अभ्यासों के माध्यम से आप माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं। हड्डियों के ग्रंथों में बंधों का विशेष महत्व है। बंधों को इंग्लिश में लॉक भी कहते हैं। बंधों की क्रिया में हम भीतर की नाड़ियों को या अंग विशेष की नाड़ियों को संकुचित कर प्राण के प्रवाह को निश्चित क्षेत्र में गति देते हैं। उड्डयन बंध के बारे में आज हम आपको बताते हैं। उड्डयन बंध मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। उड्डयन बंध की क्रिया में हम पेट के भीतरी अंगों को पीठ से चिपका के ऊपर की ओर खींचते हैं। पेट को भीतर खींच के ऊपर की ओर खिंचाव देने के कारण अर्थात ऊपर उठाने के कारण ही इसे उड्डयन बंध कहा जाता है। उड्डयन बंध आलस्य को दूर करता है और उत्साह को बढ़ाता है, परंतु ध्यान रहे उच्च रक्तचाप की स्थिति में और हृदय रोगों की स्थिति में आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। पेट संबंधित कोई भी क्रॉनिक रोग होने पर आप इसका अभ्यास न करें। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान इफेक्टिव इस उड्डयन बंध का अभ्यास अब हम आपको बताएंगे। उड्डयन बंध की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप श्वास को पूरा बाहर की ओर निकालेंगे। बाहर की ओर निकालने के बाद पेट को भीतर की ओर दबाएंगे। उसके पश्चात ऊपर की ओर खींचेंगे। उसके बाद जालंधर बंध लगाएंगे। जालंधर बंध में आप अपनी चिन्ह को कंठकूप से लगाएंगे। क्षमता अनुसार रुके रहेंगे। रुकने के पश्चात जब आप उड्डयन बंध को छोड़ेंगे, सबसे पहले जालंधर बंध को छोड़ेंगे। अपनी गर्दन को धीरे धीरे सीधा करेंगे। श्वास को भीतर की ओर लेंगे। भीतर लेने के पश्चात पेट में जो आपने खिंचाव दिया है उसको कम करेंगे। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे। उसके पश्चात सहज स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार से आप प्रारंभ में 3 बार उड्डयन बंध का अभ्यास कर सकते हैं। उसके पश्चात 10 बार तक इसकी आवृत्ति को आप बढ़ा सकते हैं। क्षमता अनुसार करने के पश्चात जब आप उड्डयन बंध छोड़ेंगे तो सबसे पहले आप अपनी गर्दन को सीधा करेंगे। जालंधर बंध को छोड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास को भीतर की ओर लेंगे। भीतर की ओर लेने के पश्चात आप उड्डयन बंध को छोड़ेंगे। उड्डयन बंध छोड़ने के पश्चात आप शांत आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और शिथिल करने का प्रयास करेंगे पेट की मांसपेशियों को। आपके एब्डोमिनल रीजन में जो खिंचाव, तनाव आपको महसूस हुआ है, विश्राम की स्थिति में उसे कम करने का प्रयास करेंगे। पेट की मांसपेशियों को शिथिल करने का प्रयास करेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग।
जब भीतर की संवेदना समाप्त हो जाए उसके बाद ही आप सहज स्थिति में आएंगे।